उत्तराखंड भूगोल के लेक्चर 2 में आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के पार्ट को। भौगोलिक विभाजन का मतलब है कि उत्तराखंड को, पूरे स्टेट को, उसकी संरचना, उसमें होने वाली वर्षा और उसके धरातलीय विन्यास यानी कि रॉक स्ट्रक्चर के आधार पर उत्तराखंड को अलग अलग भौगोलिक विभाजन यानी कि अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और हर एक जोन के अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरह से हमने L1 लेक्चर में पहले थ्योरी कवर की थी, फिर सेकेंड लेक्चर में हमने उस थ्योरी से या उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था, ठीक इसी तरह पहले लेक्चर 2 में आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को, बात करेंगे कुछ थ्योरी की। उसके सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम अपने स्लाइड पे, जिसमें हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा उत्तराखंड के मैप को देख के कि उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जब उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की बात आती है तो इसमें अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग मिलते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड में अगर टेक्स्ट बुक देखोगे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद बलोदी की अगर टेक्स्ट बुक देखोगे, तो उन्होंने इसको उत्तराखंड को भौगोलिक क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया है। इसको मैं मैप से समझाते हैं पहले। ठीक है, 5 क्षेत्र कौन से हैं? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा लेसर हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और चौथा शिवालिक, और पांचवा इन्होंने भाबर और तराई के साथ साथ गंगा के मैदान को एक में इंक्लूड कर दिया है। तो ये कुल मिला के हो गए 5। लेकिन इसी तरह से बाकी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं, जैसे एक परीक्षा बाड़ी की आती है उत्तराखंड स्पेशल, बहुत बढ़िया बुक है, आप चाहो तो ले सकते हो उसको। उसमें इन तीनों क्षेत्रों को अलग अलग बताया गया है। भावर को अलग बताया है, तराई को अलग बताया है और गंगा के मैदान को अलग स्टडी किया है। तो उस हिसाब से फिर ये 8 भौगोलिक क्षेत्र हो जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस पता होना चाहिए हर एक जोन्स के करेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो हम उसको कवर करते हैं जिसमें ज्यादा या डिटेल्स में स्टडी की हुई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करें, भौगोलिक विभाजन यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो इसके आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक विभाजनों में डिवाइड किया गया है। और पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करेंगे तराई और भावर की। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे शॉर्ट में हम बात कर लेंगे गंगा के मैदान की, गंगा के मैदान की। ठीक, और इसको पहले मैप में समझो अच्छे से। देखो होता क्या है, तराई की अगर हम बात करें, अब पहले लेक्चर में हमें पता होगा, पहले लेक्चर में हमने स्टडी क्या की थी कि ये उत्तर है, ये पश्चिम दिशा है उत्तराखंड की, और ये पूरब दिशा है, और ये दक्षिण दिशा। ठीक है, तो हम इन क्षेत्रों की बात करेंगे दिशाओं के कंटेक्स्ट में, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन के सापेक्ष में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम तराई की बात करें तो तराई सबसे निचला हिस्सा है, सबसे दक्षिणी भाग है उत्तराखंड का, जिसमें ऊधम सिंह नगर का लगभग पूरा क्षेत्र आता है, नैनीताल का दक्षिणी हिस्सा और पौड़ी गढ़वाल का दक्षिणी हिस्सा, और हरिद्वार का मोस्टली रीजन, और देहरादून का भी थोड़ा दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, देहरादून का बहुत कम हिस्सा आता है। तो कोई क्लियर कट इसमें विभाजन नहीं है तराई का, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं निचले हिस्से में हर एक जिले का कुछ हिस्सा तराई रीजन को कवर करता है। तो तराई का मतलब क्या होता है? देखो, तराई का मतलब होता है नमी से। पहले इस चीज को समझो, नमी का मतलब, और नमी किससे आती है? नमी आती है पानी से, यानी कि जल, शुद्ध हिंदी में लिखे तो। ठीक है, जल से। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जल का जो स्तर है वो काफी ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर लेवल। वाटर टेबल भी कह सकते हो आप, वाटर लेवल भी कह सकते हो। वाटर टेबल इसमें काफी ऊपर होती है। ठीक है, तो अगर इसकी हम चौड़ाई की लगभग बात करें, मतलब आपसे पूछा जाए अप्रोक्सीमेट अगर आइडिया लें, तो ये लगभग तराई का जो एरिया होता है ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास चौड़ी पट्टी के रूप में होता है। तो ये पूरी जो पट्टी है ये 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी की पट्टी तराई की होती है। ठीक है,
अब इसमें भाबर भी लिखा है तो भाबर का एरिया भी कुछ आता है। मैंने अभी बताया था ना कि क्लियर का मतलब विभाजन नहीं होता है, थोड़ा ट्रांजिशन एरिया भी होता है। ट्रांजिशन का मतलब कि जहाँ थोड़ा ऊपर नीचे रहता है भाबर और तराई। तो तराई की बात कर रहे हैं हम, तो तराई का शाब्दिक अर्थ हमें समझ में तब आता है जब तराई का हम रिलेशन बिठाते हैं किससे, नमी से, जल से, क्योंकि इसी से इसका नाम दिया गया है तराई। तो इस क्षेत्र में वाटर टेबल या जल स्तर काफी ऊपर होता है, इसीलिए ये बोला जाता है कि तराई क्षेत्र में, मैं इसको पहले हटा देता हूँ भाबर वगैरह को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम पहले तराई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में ये बोला जाता है कि यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? पाताल तोड़ कुएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्टिशन, ऑर्टिशन वेल्स। क्या होते हैं पाताल तोड़ कुएं? इसको देखो ऐसे समझो, एक स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। ये सामने रॉक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाटर पानी है, पानी के ऊपर एक रॉक ये है, ठीक है, दूसरी रॉक है ये वाली। होता क्या है, ये दोनों की दोनों जो रॉक हैं, ये दोनों की दोनों रॉक इम्परमिएबल होती हैं। इम्परमिएबल का मतलब समझ गए होंगे आप कि इसमें पानी आर से पार नहीं जा सकता। तो इस तरह से क्या होता है, पानी जब दो ऐसी रॉक के बीच में होता है जो इम्परमिएबल हैं, जो पानी को इधर उधर नहीं भेज सकती, तब उसमें क्या होता है, दोनों रॉक पानी पर प्रेशर डालती हैं, और उस प्रेशर और दबाव की वजह से पानी अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आता है और रिसाव के रूप में या स्रोतों के रूप में ऊपर हमें दिख जाता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ऊपर का जो सरफेस होता है पृथ्वी का काफी नम रहता है। इसमें अगर आप हल्का भी सुराख कर दो या ड्रिल कर दो तो पानी बड़े प्रेशर के साथ ऑटोमेटिकली बिना पंप के ऊपर आता है फुहार के साथ में। क्यों? क्योंकि वो अंडर प्रेशर है। ठीक है, तो समझ में आ गया आर्टिशियन बेल्स क्या होते हैं। आर्टिशियन बेल्स या पाताल तोड़ कुएं वो होते हैं जहां पे पानी दो इम्परमिएबल रॉक या चट्टानों के बीच में दबा होता है। ठीक है, तो एक तरह के अंडर प्रेशर वेल्स होते हैं, और दाब के अंडर होते हैं ये कुएं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो तराई क्षेत्र का पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, और वाटर टेबल से तो इसका रिलेशन बिठाना ही है हमें। दूसरा, अगला जो पॉइंट होगा तराई क्षेत्र का जो आपको याद रखना है वो ये कि क्योंकि तराई क्षेत्र मैदानी भाग है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग होने की वजह से ये एक तरह का काफी उपजाऊ भाग होता है। उपजाऊ से मतलब है कि यहाँ पे धान, गन्ना की फसलें खूब अच्छी तरह से होती हैं, क्योंकि धान और गन्ना दोनों की दोनों जो फसलें हैं वो वाटर इंटेंसिव हैं, पानी अधिक पानी वाली हैं, और यहाँ पे पानी का स्तर काफी रहता है, इसलिए यहाँ पे धान गन्ना की मुख्य फसलें होती हैं। धान गन्ना के अलावा यहाँ पे गेहूं भी होता है और आलू भी होता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तराई रीजन में, और आपको पता होगा कि उत्तराखंड का पूरा न्यूट्रिशन मोस्टली जो ग्रेन आते हैं वो इसी बेल्ट से आते हैं, इस बेल्ट में उगाए जाते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ सप्लाई होते हैं। ये बड़ी समझ के ध्यान रखने वाली बात है आपको। ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं लगभग, क्षेत्र, अब ये तो सबको पता होगा, क्षेत्र में क्या आएंगे, ऊधम सिंह नगर का सारा रीजन आ गया, जिसमें आपके सितारगंज हो गया। ठीक है, फिर बाजपुर, काशीपुर, और ज्वालापुर, ये सारे के सारे रीजन क्या हैं, ये आप मैप में देख लेना, सब किसके, तराई रीजन के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक तरह का क्या है तराई रीजन, ये दलदलीय क्षेत्र है, ऐसे भी कह सकते हो दलदलीय क्षेत्र। दलदलीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जल स्तर जब ऊपर होता है तो मिट्टी नम होगी, थोड़ा सा क्या होता है, नमी की वजह से वो दलदलीय बन जाता है। ठीक, और इसकी अगर सॉइल नेचर की बात करें, मिट्टी के प्रकृति की बात करें, सॉइल नेचर, तो मिट्टी की जो नेचर होता है वो महीन कड़ों वाला होता है, महीन कड़ों वाला, जैसे कि जलोढ़ में होता है। जलोढ़ कौन सी, खादर वाली जो मिट्टी होती है, महीन कड़ों, या फिर अवसाद, अवसाद मतलब जमे हुए छोटे छोटे मिट्टी के कण। ठीक, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं तराई रीजन के जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला कौन सा हुआ, तराई रीजन, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है, अब सेकंड में हम बात करते हैं भाबर रीजन की। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे, आठों के आठ जो विभाजन है, भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड के,
वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। गंगा का मैदान इसमें नहीं शो किया है तो आप बना सकते हो, क्योंकि गंगा यहाँ इस तरह से बहती हैं, ठीक है। तो ये गंगा का मैदान हो जाएगा पूरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा गंगा का मैदान हो जाएगा, गंगा के दोनों तरफ वाला, ठीक है ये, ठीक है। तो इसको अलग से कह सकते हो, क्योंकि गंगा का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा हर बार बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा नई मिट्टी आती रहती है, जिसको आप कहते हो खादर, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे जब गंगा के मैदान की बात करेंगे। तो अभी हमने कवर किया है तराई क्षेत्र, अब कवर करते हैं भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र का एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि भाबर क्षेत्र पूरब की साइड में, यानी कि चंपावत साइड में जब जाओगे तो यहाँ इसकी जो पट्टी है वो थोड़ी पतली हो जाती है, ठीक। अब जैसे जैसे पश्चिम में जाओगे तो भाबर का क्षेत्र या भाबर का एरिया बढ़ता जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है भाबर के बारे में, कि भाबर एरिया पश्चिम में थोड़ा सा चौड़ाई इसकी अधिक है, जबकि यही भाबर एरिया पूरब की तरफ इसकी पट्टी पतली होती जाती है, यानी चंपावत की तरफ। भाबर एरिया का क्या पहचान है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो भाबर एरिया की अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो चार ऐसे इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। जैसे ये सबसे मेन चीज जो बताई गई है कि भाबर का जो निर्माण हुआ था, ऐसा बोला गया है कि भाबर का निर्माण प्लास्टोसीन युग में हुआ था, प्लास्टोसीन युग में, ठीक है। और प्लास्टोसीन युग कब आया है? वर्तमान से अगर हम 10,000 से 2 मिलियन वर्ष पहले चले जाएं पूर्व, तब वो युग आ जाएगा जिसको हम कहते हैं प्लास्टोसीन युग, ठीक है। वर्तमान से 10,000 से 2 मिलियन का जो बीच का पीरियड है उसको बोलते हैं प्लास्टोसीन युग, और ये सीनोजोइक एरा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीनोजोइक एरा, ठीक। इसमें ये बताया गया है कि प्लास्टोसीन युग में पहाड़ से बेगवती नदियां बहती थीं। कौन सी नदियां? बेगवती नदियां। उन बेगवती नदियों के द्वारा बड़े बड़े पत्थर लाए गए थे, ठीक है। उन नदियों के द्वारा इस भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ, भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक। अब इसके फीचर्स की बात करें कि भाबर क्षेत्र कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो ये जो भूमि होती है ना, ये उपजाऊ नहीं होती। मतलब इसे क्या होती है, एक भूमि, ऐसे लिख देते हैं चलो हम, भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ क्या होता है उस पहले डायग्राम में समझो, ठीक है, बाद में इसका टेक्स्ट वैक्स करेंगे, जरूरत नहीं है। तो भाबर का एरिया पहले समझ लो, भाबर का एरिया कौन सा है, देखो इसमें भी समझ सकते हो भाबर का एरिया। इसको पहले हटा देते हैं। दक्षिण साइड में तराई के उत्तर में, ये तराई वाला रीजन हो गया, ये तराई रीजन हो गया। तराई के उत्तर में ये बेल्ट पाई जाती है भाबर की, जो पश्चिम की तरफ थोड़ी चौड़ी होती जाती है, ठीक है। इसके बाद भाबर के एरिया की अगर हम बात करें तो इसको डायग्राम में ऐसे देखो, यहाँ पे कुछ डायग्राम है, ये दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, तो ये पत्थर जो इस तरह की जो संरचना पाई जाती है ये भाबर एरिया का होता है, ठीक है। एरिया कहलाता है भाबर। भाबर में साफ दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े छोटे मोटे पत्थर कंकड़ बालू है, तो इसमें ये भूमि उपजाऊ तो नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहीं पे कवर कर लेते हैं कि भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है, भाबर क्षेत्र, ये क्या होता है? कंकड़ पत्थर से मिलकर बना होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो भूमि होती है ये अनउपजाऊ होती है, अनउपजाऊ, ठीक है। ऊपर बाकी हमने दो तीन करेक्टरिस्टिक्स की इसकी बात कर ही ली थी। किसकी बात की थी? हमने इसके निर्माण की बात की थी, इसका निर्माण कब हुआ था। अब सबसे मेन चीज जो आती है वो ये आती है कि इसलिए कृषि के लिए तो ये इसकी भूमि क्या होगी? अनुपयुक्त होगी। बट इसका एक और करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो ये है कि जैसे जैसे ऊपर की नदियां जब भाबर क्षेत्र से बहते हुए तराई क्षेत्र की तरफ जाती हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि पानी इनके नीचे से बहकर निकल जाता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये नदियां सारी की सारी लुप्त हो गई या अंडरग्राउंड हो गई, ठीक है। और वही नदियां फिर कहाँ जाके दिखने लगती हैं हमें? तराई रीजन में।
तब जब कोई बाढ़ का समय ना हो, बाढ़ का मतलब ऐसी सिचुएशन ना हो, उस टाइम पे तो नदियां ऑलमोस्ट लुप्त जैसी हो जाती हैं, क्योंकि पत्थर के नीचे नीचे बहता है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला करेक्टरिस्टिक्स आप ये लिख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे जो नदियां नाले जो होती हैं उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। नदियां नाले पत्थरों के नीचे से बहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तरह से इनका अस्तित्व समाप्त जैसा हो जाता है या लुप्त जैसा हो जाता है। वास्तव में वो क्या होते हैं, बह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा भाबर का वगैरह का कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक, अब इसकी पट्टी की बात करें तो इसकी फिक्स तो है नहीं, पता है कोई लंबाई। चंपावत की तरफ अगर पूरब की साइड करें तो हो सकता है 10 किलोमीटर हो, पश्चिम में जाए तो हो सकता है 30-35 किलोमीटर हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है एरिया, मतलब इसी के आसपास रहता है, 10 से 30-35 के आसपास एरिया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रीजन की, गंगा के मैदान की। ध्यान रखो, भौगोलिक विभाजन की हम बात कर रहे हैं किसके, उत्तराखंड के। ठीक है, और भौगोलिक विभाजन में हमने बात की थी कि उत्तराखंड को लगभग 8 भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ, चाइना की तरफ ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग चाइना में पड़ता है, कुछ हिस्सा उत्तराखंड बनाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में फिर ग्रेटर हिमालय, महा हिमालय आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर चौथे नंबर पे शिवालिक की श्रेणी आ जाती है, ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी भी सिर्फ यही नहीं होती है, शिवालिक श्रेणी भी कहीं ना कहीं ये पूरब साइड तक जाती है। ठीक है, एक पट्टी के रूप में। अधिकांश रीजन इसका पश्चिम साइड में होता है। तो चौथे नंबर पे शिवालिक हो गया। फिर पांचवें नंबर पे भाबर का क्षेत्र हो गया। छठे नंबर पे तराई का क्षेत्र हो गया। और सातवें नंबर पे हो गया गंगा का मैदान। ठीक, तो इस तरह से कुल 8 भौगोलिक विभाजन है किसके, उत्तराखंड के। ठीक है, अब इसके नाम मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैप से जल्दी आसानी से याद होती है, और यहाँ मैं लिस्ट आउट कर दूंगा तो रट्टा मारते रह जाओगे तुम लोग। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। तो गंगा का मैदान होता क्या है, पहले ये समझो। देखो, जैसे मान लिया ये नदियां बह रही हैं, ठीक है, ये नदी है। तो नदी जब दो धाराओं में बढ़ जाती है तो उसके बीच का रीजन हो जाता है दोआब, क्योंकि दो नदियों के बीच का रीजन दोआब हो गया। अब किसी भी एक नदी को अगर हम पकड़ लें तो इस नदी का ये वाला जो रीजन है ना, ये सारा का सारा क्या होता है, उस नदी का मैदान कहलाता है। मान लो ये गंगा नदी है, इस तरह से बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गंगा नदी का मैदान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और गंगा के नदी का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि बेसिकली गंगा के नदी के मैदान जो होते हैं, गंगा का मैदान हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, गंगा का मैदान, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है ये जलोढ़ होती है, तो इसकी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। और अधिक उपजाऊ होने का मतलब क्या है कि इसमें धान गन्ना गेहूं की खेती बहुत बढ़िया होती है। उसकी वजह है कि नदी के द्वारा, गंगा जो नदी है, नदी के द्वारा नई मिट्टी हर बार आती रहती है बाढ़ के साथ। नई मिट्टी का जमाव, ऐसे लिख सकते हैं हम, नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। ठीक है, तो ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में भी जब जो बस्तियां या जो गांव जो शहर बसे हैं वो खासकर नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि नदियों के किनारे भोजन और पानी दोनों की व्यवस्था हो जाती है, और बिना भोजन पानी के तो जीवन का अस्तित्व असंभव जैसा होता है। ठीक है, इसीलिए नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए आपको मिलेंगे। अब इसकी मिट्टी में बेसिकली क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है, कांप आती है, कीचड़ आती है। जब बाढ़ होती है फिर तो कीचड़ ही कीचड़ होता है, लेकिन वही कीचड़ सूख के क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। ठीक है, और साथ में कुछ बालू भी आती है। ठीक है, तो अब इसके रीजन को एक हम अलग तरीके से देखें, जैसे एक पिक्स और है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा, ये नदी के जस्ट किनारे वाला रीजन जहाँ पे नदी अपना मिट्टी जो बहा के लाती है उसको छोड़ती है, वो रीजन। ठीक है, ये थोड़ा निचला रीजन होता है। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं
जैसे ये है खादर के ऊपर बांगर लिखा है, ऊपर मतलब ये वाले रीजन, ठीक है, जहाँ पे जब बाढ़ आती है तभी पानी पहुंचता है, इसको बोलते हैं बांगर रीजन। तो हम कह सकते हैं कि गंगा का मैदान या किसी भी नदी, क्योंकि हम गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसी के सापेक्ष में बात करेंगे। गंगा के मैदान को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि गंगा के मैदान में दो तरह की मिट्टियां या दो तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो खादर और दूसरा बांगर। खादर क्या होता है? बेसिकली खादर एक चीज समझ लो, ये निचला स्तर होता है। निचला स्तर मतलब जब बाढ़ नहीं भी आती तब भी इसमें पानी घूमता रहता है, तो नदी के जस्ट किनारे वाला जो रीजन होता है उसको खादर कहते हैं। और जो ऊंचा हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बालू ज्यादा होती है, ऊंचा स्तर या क्षेत्र जिसमें बालू अधिक होती है, और बालू के साथ कई बार आपको चूना वगैरह के कंकड़ वगैरह या कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बांगर क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन उठा है कई बार और आगे भी उठ सकता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। खादर और बांगर क्या है? बेसिकली किसी भी नदी के दो हिस्से होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उसके सबसे नजदीक का एरिया, नदी के किनारे का एरिया जो कि वो निचला स्तर होता है, जो कि नीचा होता है, ठीक है, वो कहलाता है खादर। और खादर की जो मिट्टी होती है ये पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो खादर और बांगर में से अगर आपसे पूछा जाए तो खादर की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है कंपेरेटिवली बांगर के, ठीक। अब इसके क्यों होती है? क्योंकि ये हर बार नदी के द्वारा लाया जा रहा है, उसकी जो मिट्टी होती है वो महीन गाद वाली होती है, इसको लिख लो चाहे, महीन गाद वाली मिट्टी होती है। वहीं बांगर की बात करें तो ये क्या है? बांगर कंकड़ युक्त मिट्टी है, ठीक है, इसमें चूना कंकड़ बालू अधिक होती है, तो ये क्या होगा, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, इस वजह से क्या होता है, इसमें पानी भी नहीं रहता। दूसरा, मिट्टी का कण कम है, जलोढ़ मिट्टी कम है, क्ले टाइप के जो कण होते हैं मिट्टी के वो कम है, इसलिए ये उपजाऊ भी कम होती है, क्योंकि ह्यूमस इसमें रुकती नहीं है, ठीक है। स्तर भी ऊंचा होता है तो पानी की क्राइसिस तो रहेगी रहेगी यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाती है, ये अनुपजाऊ होती है। लेकिन फिर भी बांगर के कुछ हिस्से में गेहूं उगाया जा सकता है, और खासकर कपास के लिए ये उपयुक्त होती है। गेहूं कपास आसानी से इसमें उगाया जा सकता है, ठीक है। तो और बांगर को आप ये भी कह सकते हो कि बांगर बेसिकली एक तरह से पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब बांगर में भी कई तरह के होते हैं, जो वर्षा आधारित बांगर होती है उसको बरनी कहते हैं, ठीक है, जो नहर आधारित होती है उसको नहरी कहते हैं, और जो नलकूपों से जिसमें सिंचाई होती है उसको चाही कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कभी सॉइल में जाएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल आपको ये पता हो जाना चाहिए कि गंगा के मैदान की जो हम बात कर रहे हैं, गंगा के मैदान में खादर और बांगर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। खादर मतलब जो नदी के किनारे निचला स्तर वाली जो क्षेत्र होता है, वो जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, महीन गाद वाली मिट्टी होती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, और उपजाऊ होने के साथ साथ इसमें धान गन्ना की खेती खूब अच्छे से हो सकती है और होती है, ठीक। तो ये था हमारा लेक्चर 2, जिसमें हमने कवर किया उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी हिस्सा, जिसमें हमने कवर किया तराई रीजन, भाबर रीजन और गंगा का मैदान, ठीक। इसी तरह से खासकर आपको ये वाला मैप खासकर याद रखना है, जिसमें क्लियर कट दिखा रखा है, ये बेसिकली सैटेलाइट पिक्स है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? शिवालिक रीजन की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा तराई भाबर गंगा का मैदान, इससे पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंतजार करो अगले लेक्चर का, और इसको अच्छे से समझो, रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करना लेक्चर वाला या क्वेश्चंस वाला लेक्चर, ठीक है। चलिए मिलते हैं।